Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. प्रतिभा इंडस्ट्री पर ईडी की रेड पड़ी है 4,957 करोड़ के फ्रॉड के केस में। प्रतिभा इंडस्ट्री है, ये एक मुंबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जिसकी 14 लोकेशन पर छापेमारी हुई है। इस छापे में 5.4 करोड़ के म्यूचुअल फंड जब्त किए गए हैं और इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीद रखी थी उस पैसे से उसका भी खुलासा हुआ है। मतलब कुछ एविडेंस मिले हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। इस केस की शुरुआत ऐसे हुई थी कि प्रतिभा इंडस्ट्री ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 करोड़ का लोन लिया था और उस लोन लेने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए थे कि हम इतना परचेस करते हैं, इतना सेल करते हैं। तो बैंक ने भी उनको लोन दे दिया, बट जब लोन रिटर्न करने की बारी, मतलब पे करने की बारी आई, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरबीआई को रिपोर्ट किया कि भाई ये एनपीए हो गया है और उन्होंने सीबीआई में भी रिपोर्ट कर दिया कि ये लोग हमारे इतने पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में उनको कुछ पुख्ता सबूत मिले। उसके बाद उन्होंने ये केस ईडी को हैंडओवर कर दिया। अब जिन लोगों को पता नहीं कि सीबीआई कैसे ऑपरेट करता है, ईडी कैसे ऑपरेट करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई को क्यों केस दिया, क्यों नहीं वो डायरेक्टली ईडी को दे सकता था। अब ये समझ लेते हैं कि इसकी पूरी प्रोसीडिंग कैसे होती है। जब भी कोई बड़ा डिफॉल्ट होता है तो बैंक को आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है और सीबीआई में एफआईआर करनी होती है। उसके बाद सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और जब कोई ऐसा मामला निकल के आता है जो उनके दायरे से बाहर है, मतलब जो अदर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, बेसिकली ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। तो फिर इन्होंने ये केस इनको दिया क्योंकि यहाँ पर असेट और बहुत सारी चीज़ें थी जो बेसिकली सीबीआई डील नहीं करता है। अब इसमें मोडस ऑफ ऑपरेंडी ये बताई जा रही है कि इन्होंने लोन लिया, उसके बाद ये लोग उस लोन से कुछ प्रोडक्ट परचेस करते थे और उसकी रिसिप्ट भी मिलती थी, उसका जीएसटी भी पेमेंट होता था, बराबर सब रसीद मिल रही है, ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और इनका धंधा चल रहा है और उस प्रोडक्ट को ये लोग बेच रहे हैं और जो भी प्रॉफिट आ रहा है फिर उसको सामने वाली कंपनी को दे रहे हैं और ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ था। यही ट्रांजेक्शन को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनको लोन दिया था, बट जब ये लोग नहीं रिपे कर पाए और सीबीआई ने इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि जो ये परचेसेस बता रहे थे ना, वो इनकी ही कुछ कंपनी थी जिनसे फेक इन्वॉइसेस जनरेट करते थे, ना कि एक्चुअल गुड परचेस करते थे। अब ये होता कैसे मैं बता देता हूँ। मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपको उसका टर्नओवर बताना है क्योंकि आपको लोन चाहिए, तो आपने अपने ही ब्रदर के नाम पे, अपने फूफा जी के नाम पे कुछ कंपनीज क्रिएट की। फिर आपने क्या किया, यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र किया आपके फूफा जी की कंपनी को कि हमको ये गुड्स चाहिए, मतलब हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। फिर उन्होंने आपको रिसिप्ट जनरेट की, मतलब आपको प्रोडक्ट दिया बेसिकली बिल जनरेट करके। फिर आपने वो प्रोडक्ट बेचा और उससे जो पैसा आया वो आपके पास आया, फिर आपने उनको दिया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन चल रहा था, एक नहीं मल्टीपल कंपनीज के साथ। बट दिक्कत ये हो गई कि जब वो रिपे नहीं कर पा रहे थे तो समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनको ये पता चला। अब इसके बाद भी क्या होता है, पैसा फिर पहली कंपनी के पास कैसे आएगा, मतलब जिसने लोन लिया है, उसका मैं मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। ये कंपनी इस दूसरी कंपनी को पेमेंट करेगी, हमको ये गुड्स चाहिए, तो ये वो प्रोडक्ट सप्लाई कर देगी। इन जनरल ऐसे होता है ना। फिर उसके पास जो पैसा रहेगा वो अपने बिजनेस में लगाएगी। तो वो कंपनी क्या करती है, फिर या तो डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, फिर वहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जाता रहता है, वहाँ से फिर इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट जाता रहता है, वहाँ से फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी परचेस की जाती है। और जब प्रॉपर्टीज़ परचेस कर लेते हैं और थोड़े दिन होल्ड करके उसको सेल करते हैं तो वहाँ से जो कैश में पैसा आता है और कुछ आता है वाइट मनी। तो वाइट मनी तो ये लोग इसी बैंक में ले लेते हैं, जो ब्लैक मनी होता है वो फिर ये वाली कंपनी अपने इसमें बता देती है कि हमको कैश से इतनी अर्निंग हुई है, कि हमको कैश से इतनी अर्निंग हुई है। तो ऐसे कुछ ये स्कैम अंजाम देते हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर न्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, आपके पास कौन सी गाड़ी है, टाटा मोटर्स की है या मारुति सुजुकी की है? क्योंकि अगली न्यूज़ इससे रिलेटेड है। टाटा मोटर्स ने एक अचीवमेंट किया है और उन्होंने 3.15 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। वहीं पर मारुति सुजुकी खाली 3.13 लाख करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर पाई है। इसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन में टाटा मोटर्स ने मारुति को पीछे छोड़ दिया है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे मैटर करता है, इसको समझने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप कौन से कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप में, मीडियम कैप में या स्मॉल कैप में? ज़्यादातर लोग बोलेंगे हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जिनका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है, मतलब जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये, तो ये शेयर मार्केट का गेम है। यहाँ पर सुजुकी के प्राइस से ज़्यादा टाटा मोटर्स के प्राइस बढ़ गए हैं, और अगर प्राइस बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई होगी। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है इनकी वर्थ। तो एक जो उनका रेवेन्यू आया है, जो उनका प्रॉफिट आया है, और दूसरा जो उनके शेयर्स बढ़े। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी से आगे निकल गए।
टाटा मोटर्स की एक पंच गाड़ी जो उन्होंने निकाली थी, उसने काफ़ी अच्छी सेल बताई है इस फाइनेंशियल ईयर में, और उसकी टोटल 2,02,030 गाड़ियाँ सेल हुई है, और वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार में भी एंटर हो गई है। इसके अलावा ये लोग एम कर रहे हैं कि इनकी जो ईवी सेगमेंट में ग्रोथ है उसको ये 40% तक ले जाएंगे। वैसे अगर मैं देखूंगा तो मारुति की जो भी गाड़ियाँ हैं ना, मुझे उसमें ज़्यादा कुछ इनोवेशन नहीं दिखता। उनकी सिमिलर डिज़ाइन रहती है, उनका एक यूएसपी है और उसी पर वो गाड़ियाँ सेल होती है, वो है इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। वहीं पर टाटा भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कम करता है, मतलब कम होता है, कम पैसे लगते हैं, मतलब आपको मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। बट अगेन दोनों सेगमेंट में अलग अलग चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि इससे इंस्पिरेशन तो मिली होगी मारुति को, और वो भी कुछ धमाकेदार करेगी आने वाले वक्त में, जैसे अभी महिंद्रा कर रहा है। पता है ना महिंद्रा ने कितनी अच्छी गाड़ी निकाली इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल टेस्ला के साइबर ट्रक जैसी। मैं बहुत बार लोगों को बात करते हुए सुनता हूँ कि रिलायंस मतलब अदानी और अंबानी जी बहुत बड़े लोग हैं, इनका पैसा कभी डूबता नहीं है। बट अगली न्यूज़ इसी पे है। रिलायंस ने $200 मिलियन को राइट ऑफ किया है जो उन्होंने डंजो में इन्वेस्ट किए थे। रिलायंस ने 2022 में डंजो में 25.8% स्टेक्स लिए थे, और उस वक्त उस कंपनी की वैल्यूएशन $775 मिलियन हुई थी। बट अभी ये कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 की देखेंगे तो इसने 1800 करोड़ का लॉस दिया है। और अगर 2022 की बात करेंगे तो वही उस टाइम पे 464 करोड़ रुपीज़ हुआ करता था, मतलब लॉसेस 3 गुना बढ़ गए। और अभी ऐसी हालत आ गई है कि एम्प्लॉय को सैलरी भी टाइम पे नहीं दे पा रहे, और इनके जो सीईओ थे कबीर, उन्होंने भी एग्जिट मार दिया है। अब मैंने इसमें एक टर्म मेंशन की है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। पता है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, आप और हम तो शायद स्टडी नहीं करते होंगे, बट आपको भी अगर करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़ का प्रॉपरली चेक जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो चेक करनी है, क्योंकि उससे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है। अभी क्या है, पीएफ और सीएसआई और बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिससे आप ऑनलाइन ट्रैक कर पाते हैं कि इस कंपनी में सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब बेसिकली ये पैसा राइट ऑफ किया गया है। राइट ऑफ का मतलब ये है कि इनको बहुत कम होप है कि ये पैसा रिकवर किया जा सकता है। इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये पैसा पूरा डूब गया है। अब ये राइट ऑफ क्यों किया जाता है, आप और हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इनकी वर्थ कितनी है और इस पर कितना पैसा कमाएंगे। जब ये चीज़ राइट ऑफ कर देते हैं तो ये बोलते हैं कि ये वाला जो पैसा है ये हमारा बर्बाद हो चुका है, इस पर हम कोई पैसा नहीं कमाएंगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि राइट ऑफ का मतलब माफ़ कर देना, नहीं नहीं नहीं, ये इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर पैसे, इतने पैसे अमाउंट जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर कोई रिटर्न नहीं आएगा, और आगे वो लोग उसके ऊपर प्रोजेक्शन भी नहीं देते। क्योंकि जब कंपनी कोई भी मीटिंग करती है तो वो बताती है कि हम ये चीज़ करने वाले हैं, इस पैसे को यहाँ लगाने वाले हैं, तो वो पैसा रहता ही नहीं है। सेंटिगो मार्टिन कोई विदेशी नाम नहीं है, इंडिया का ही नाम है। ये लॉटरी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जो लॉटरी किंग के नाम से। इनका साल का 15,000 करोड़ का टर्नओवर है, और इनके ऊपर रिसेंटली ईडी ने रेड मारी है, मतलब यहाँ भी छापेमारी हो चुकी है। जब छापेमारी की गई तो 1,000 करोड़ की एसेट को जब्त किया गया। इसमें बात ईडी की रेड से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है। इसमें यह बताया जा रहा है कि 2019 से लेकर 2024 तक इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया था। टोटल मिला के इन्होंने 1368 करोड़ का डोनेशन दिया था। तृणमूल कांग्रेस को इन्होंने 542 करोड़ का डोनेशन दिया था। डीएमके को इन्होंने 503 करोड़ का डोनेशन दिया था। बीजेपी को इन्होंने 100 करोड़ का डोनेशन दिया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को इन्होंने 154 करोड़ का डोनेशन दिया था, और कांग्रेस को इन्होंने 50 करोड़ का डोनेशन दिया था। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग पार्टीज को पैसा खिला देते हैं इसलिए इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। हालांकि ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि ये लोग जब इतना डोनेशन देते हैं तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू देते हैं। अब ये बॉन्ड्स होते क्या वो बता देता हूँ। ये बॉन्ड्स बेसिकली एसबीआई में मिलते हैं, वहाँ से खरीदने के बाद ये अपनी डिटेल डालते हैं और सबमिट कर देते हैं, और वो पैसा उन पार्टीज़ को चला जाता है। बट मैं एक चीज़ जानकर शॉक हूँ, क्योंकि जब ये प्रोसेस की जाती है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है इनसे जो पेमेंट जाना है उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। बेसिकली जो ये लोग डोनेशन देते हैं पार्टीज़ को वो हाईली क्लासिफाइड होता है, मतलब वो चीज़ किसी के सामने नहीं रखी जा सकती है पब्लिकली। बट पता नहीं इस केस में ये पर्टिकुलर फिगर पर पार्टी को कैसे आया है। इन्होंने अराउंड 350 कंपनियां बना रखी थी, जहां पर जो पैसा इनको लॉटरी से आता था वो इन 350 कंपनियों में ये डालते थे, और ये सब फिक्टिशियस कंपनी थी, मतलब ये सब शेल कंपनीज थी। इन कंपनीज के कोई ऑफिस नहीं हुआ करते थे, ये खाली पेपर पर एग्जिस्ट करती थी। अब जब मैं लॉटरी किंग बोल रहा हूँ तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया में लॉटरी इलीगल है, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, लॉटरी पूरी तरीके से लीगल है।
बट अगर आप लॉटरी को बिल्कुल लॉटरी की तरह कर रहे हैं तो ही वो चीज़ सही है। इससे मेरा क्या मतलब है, ये लोग लॉटरी के नंबर इश्यू करते थे और इनके डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, और वो डिस्ट्रीब्यूटर सभी कस्टमर्स को देते थे, और उस हिसाब से लॉटरी खुलती थी और ये लोग उसको पैसा देते थे। बट इसमें एक खुलासा सामने निकल के आया है कि ये लोग जो नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे उनको बोल देता था कि ये पर्टिकुलर नंबर में लॉटरी है, इसको आप बेचना मत। तो वो चीज़ें बिकती नहीं थी, और वो चीज़ें क्या करनी पड़ती है, एज पर गवर्नमेंट रूल स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है अगर कोई बिकी नहीं है तो। बट ये लोग स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देते थे, ये वो नंबर रख लेते थे और कंपनी को ही फिर रिटर्न कर देते थे। तो ऐसे फ्रॉड चलता रहा। बट बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए, कहीं तो पकड़ा जाना था, तो यहाँ पर पकड़े गए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनका जो 90% सेल था ना वो वेस्ट बंगाल में आता था, तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थी, तो अभी जो करंट गवर्नमेंट पावर में उन्होंने कुछ किया होगा। हालांकि ये लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट करते थे, बट जब इनका टैक्स भरने की बारी आती थी तो ये बोलते थे कि नहीं नहीं, हम तो बहुत कम प्रॉफिट करें, और बहुत कम टैक्स भरते थे। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ वहाँ से भी आवाज़ तो उठी है। जब सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है ना, तब फिर होता है कि आपका पाप का घड़ा भर गया, अब फूटेगा। इन्होंने 8 से 10 करोड़ सालाना सिक्किम गवर्नमेंट को दिए हैं 2014 तक। उसके अलावा इनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर्स भी हैं। सीबीआई की एफआईआर है 2014 की, कोलकाता पुलिस में भी एफआईआर है 2022 की, मेघालय गवर्नमेंट को भी एफआईआर है 2024 में। और जब इनका सीजर किया गया, मतलब इधर रेड पड़ी, तो 12 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश भी मिला, और वहीं पर 6.4 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट भी मिले। और जब पता किया गया कि इनकी असेट कहाँ कहाँ है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ है, तो कोयम्बटूर, चेन्नई, मुंबई, इवन दुबई और लंदन में भी इनकी प्रॉपर्टी मिली है। मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा स्कैम था। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आप और मैं व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और बहुत बार हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करने होते हैं और किसी को सेंड करने होते हैं। तो हम क्या करते थे, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते थे, या फिर पहले फ़ोटो ले लेते थे और फिर इनको अपलोड करते थे किसी सिस्टम पे या फिर ऑनलाइन किसी टूल पे, और वो हमको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता था। बट अब व्हाट्सएप ने अपनी ऐप के अंदर ही ये फीचर इंटीग्रेट कर दिया है कि आप यहीं से फ़ोटो खींचो और यहीं से स्कैन करो और यहीं से भेज दो। मतलब जो ऐप्स बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए बनी थी कि हम लोग इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और आप भेज सकते हैं, उन सब की छुट्टी हो गई। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। चाइना ने यूएस को पीछे छोड़ दिया है। नहीं 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 नहीं, बीवाईडी की कार सेल ने एलोन मस्क की कार सेल को पीछे छोड़ दिया है। मतलब टेस्ला की कार की बिक्री कम हुई है बीआईडी की कार की बिक्री से। बीवाईडी, अब बीवाईडी क्या है? बीवाईडी एक कार मैन्युफैक्चरर है। बेसिकली ये फोकस करता है ओनली ईवी सेक्टर में, और चाइना की कंपनी है। उन्होंने 2,07,000 कार बेची है, वहीं पर टेस्ला ने 1,94,000 कार बेची है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार टेस्ला कम बेचेगा ना, टेस्ला चाइना में थोड़ी है, बट आप सुनकर शॉक हो जाएंगे कि टेस्ला का बहुत बड़ा बिजनेस है चाइना में, और उसको पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, बीवाईडी की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 9% है, और उसके अलावा अगर चाइना में इनका मार्केट शेयर देखा जाए तो 41% मार्केट शेयर रखते हैं। अभी तो ये चाइना में ही शेयर रखते हैं, बट ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड वाइड एक्सपांड करते हैं और इंटरनेशनली ये 45 कंट्रीज़ में आने वाले हैं। हो सकता है कि कल से ये इंडिया में भी आ जाए, और जब इंडिया में आएगा ना तो धमाका मच जाएगा। आपको पता है ना, जब भी चाइनीज़ चीज़ें आती तो क्या होता है, प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग डंप करते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी उस हिसाब से है। तो हो सकता है कि इंडिया में भी फ्यूचर में कार सस्ती मिलने लग जाए। अगर ये आ जाएंगे तो पक्का हो जाएगा। एलन मस्क को तो एंट्री मिल नहीं रही है इनको क्या मिलेगी। अगली न्यूज़ भी यूएस चाइना की है। यूएस ने 25% टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो $300 बिलियन का वर्थ ऑफ इम्पोर्ट हुआ है उसके ऊपर ये टैरिफ लगा है। टैरिफ लगेगा, प्राइस बढ़ेंगे, तो इधर प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे तो सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब उनके प्रोडक्ट की सेल कम होगी। बट एक और चीज़ है ना, जब चाइना वहाँ नहीं बेच पा रहा है तो कहीं और तो बेचेगा, और सस्ते में बेचेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि लोगों के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब उनको जो कार सस्ते में मिल रही थी अभी वही चीज़ उनको महंगे में लेनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री से पंगा ले लिया। अब लोगों के लिए यही चीज़ 15 से 30% कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरे ब्रांड की खरीदेंगे। और उनके पास एक और बेनिफिट आ जाता है कि अब सस्ते में कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो हम अपने प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ा सकते हैं कुछ हद तक। तो ऐसे ही जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने 7% तक अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए। मरता क्या ना करता, आएगा तो हमारे पास ना। इसको देखते हुए ये बताया जा रहा है कि ग्लोबली सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उसमें 0.5% तक का डिडक्शन आएगा, मतलब कम होगी। मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि ये जीडीपी से कैसे लिंक है। बेसिकली ये जो टैरिफ बढ़ाया गया है ना, वो ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उनके प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ाया गया है। मतलब बाकी सब तो स्मूथली जा रहा है। मुझे पता नहीं कौन सा दिन ऐसा रहता है जिस दिन इन दोनों की न्यूज़ नहीं आती। हर दिन इनकी न्यूज़ रहती है, इन दोनों की, मतलब यूएस एंड चाइना। अब इसको देखते हुए क्या है, यूके में भी कम सप्लाई होने लग गया है, वहाँ का भी इंपोर्ट अफेक्ट हो गया है। अब यूके और यूएस अलग अलग है,
बट बेसिकली यूके वही फॉलो करता है जो यूएस करता है। उसके चक्कर में उनको भी चीज़ें महंगी हो गई है। पहले इन्होंने ऑयल छुड़वाया, अभी वहाँ इन्फ्लेशन 15% से बढ़ चुका है, मतलब लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है। अब पता नहीं कहाँ जाएगा। अगर मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि अपन हाई प्रोफाइल लोगों की संगत में रहो ना, तो उनके पॉजिटिव तो आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ये न्यूज़ एआई की होने वाली है। 2025 के कुछ प्रिडिक्शन सामने आए कि ऐसा ऐसा होगा एआई स्पेस में, और कुछ चीज़ें आपको डरा देने वाली भी है। 2025 में बताया जा रहा है कि जो साइबर अटैक थे वो 300% से बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो एआई से होंगे। मतलब एआई ड्रिवन साइबर अटैक से वो 300% से इंक्रीज होंगे। और एआई अटैक हो रहे हैं, मतलब जो साइबर अटैक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली पर्सन को अटैक किया जाता है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक होता है। जैसे अभी आपने सुना होगा मेरी न्यूज़ में कि मैंने बोला था कि यूएस की जो ट्रेजरी है वहाँ पर चाइनीज़ कुछ हैकर्स थे, उन्होंने सेंध लगा दी थी। ऐसे ही आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी पैगासस के नाम पे। तो ऐसे ही बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है जिनके ऊपर ये अटैक होंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो 60% अटैक होंगे ना, वो बिल्कुल जो क्रिटिकल फैसिलिटी है उनके ऊपर ही होंगे। मतलब आप और हम अफेक्ट नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं लार्ज लेवल पे जो चीज़ें कंट्रोल की जा सकती वो चीज़ें अफेक्ट होगी। अब ऐसा भी बताया जा रहा है कि 35% जो टोटल पॉलिटिकल डिसीजन है वो भी अफेक्ट होंगे। अब ये नंबर कैसे सामने आता है मैं आपको बता देता हूँ। आप और हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज़ करते हैं, उन सब पर कुछ ना कुछ ऐड आता रहता है। तो वो ऐड कौन जनरेट करता है? अभी तो पर्सन जनरेट करता है, तो पर्सन पकड़ा जाता है। बट अगर एआई आ गया तो फिर तो कुछ भी चीज़ें कहीं भी हो रही है, किसी का मॉर्फ वीडियो बन रहा है, किसी के फेस पे कुछ भी बोला जा रहा है, ऑडियो चेंज कर दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से 35% अफेक्ट होगा। मतलब यूँ सोच लीजिए कोई जीतने वाला था तो 35% चांसेस कम है कि वो जीतेगा, या कोई हारने वाला था तो चांसेस बढ़ भी गए और घट भी गए। अब किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिकल ग्रिड, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो जो वर्ल्ड वाइड जो 5 मेजर इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, वहाँ पर भी अटैक होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं ये रिपोर्ट कौन लेके आया है, न्यूज़ में आई थी इसलिए कवर कर रहा हूँ। और जब इलेक्ट्रिकल ग्रिड अफेक्ट होंगे तो आपको क्या लगता है जो शिपमेंट हो रहा है, जो शिप के थ्रू जो माल आ रहा है इस कंट्री से उस कंट्री तक में भी ऑयल समथिंग, क्या वो अफेक्ट नहीं हो सकते? वहाँ पर साइबर अटैक नहीं हो सकते? वहाँ भी हो सकते हैं। और लोग बोल रहे हैं कि अभी जो हमको नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन लेना होगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाला है, तो वो क्या करेगा, जो ईजिली चीज़ें हो सकती है वो तो कर ही लेगा, और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी कर लेगा। तो फिर हमको अपने सिक्योरिटी सिस्टम को भी एनहांस करना होगा। अभी ये देखते हैं कि किस लेवल पे एनहांस करना होगा, बट मेरा मानना ये है कि क्वांटम कंप्यूटर उस लेवल पे अभी नहीं बना है, इन्होंने थोड़ा शो ऑफ के लिए बता दिया है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो यूएसए में 75% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर $50 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा। अब ये कैसे होगा? मतलब आप और हम लोग ट्रेड करते हैं कंप्यूटर पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अपने खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, खुद का नेटवर्क होता है। अगर वहाँ पर सेंध लग गई तो आपको कितनी पहले इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आपका कितना फ़ायदा हो सकता है। या फिर उनके ऑर्डर्स गए नहीं टाइम पे, तो उनका कितना बड़ा लॉस हो सकता है जब कोई और पहले ऑर्डर डाल दे। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये गेम। आप और हम तक सीमित नहीं हो गया, अभी ये बहुत ऊपर निकल चुका है। आ जाते हैं अब अगली न्यूज़ पर। गुजरात सीआईडी ने शुभमन गिल को समन किया है, मतलब बुलाया है। शुभमन गिल के साथ इन्होंने मोहित शर्मा, राहुल तवायते और बी साई सुदर्शन को भी बुलाया था 15 दिसंबर को क्वेश्चनिंग के लिए। ये इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इन्होंने कुछ प्रमोशन किया था 5 इवेंट्स में, अहमदाबाद और सूरत में, जो मार्च से सितंबर 2022 के बीच में हुआ था, जहां पर इनको 3.2 करोड़ रुपए दिए गए थे। और ये नहीं बताया गया था कि किस लिए दिए गए, मतलब अनडिस्क्लोज पेमेंट था। तो अगर कोई पोंजी स्कीम है ना, तो मैं नहीं बोलूँगा कि यार किसी फिन इन्फ्लुएंसर्स या फिर किसी को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, रेड कलर ट्रेडिंग हो गया, कुछ भी लकी ड्रॉ और कुछ भी चीज़ें चल रही है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सब तरफ। उसमें पैसे अच्छे मिल जाते हैं आपको प्रमोशन के, बट बाद में ये खतरा भी रहता है कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऊपर भी बैकफायर तो करेगी। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 3 अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी इन्वॉल्व थे, जैसे कॉइन किलर, GT100X, वजीरेक्स प्रो। और इस पोंजी स्कीम में इन्वेस्टर्स को ये बताया जा रहा था कि आपको 10% हम मंथली रिटर्न्स ला के देंगे। और ऐसी चीज़ें कौन प्रमोट कर रहा था? अब इस लेवल पे अगर ये चीज़ें प्रमोट की जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान तो है। ये लोग प्रॉमिस कर रहे थे कि लोगों को 10% मंथली रिटर्न मिलेगा, और वो भी ये लोग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करके देंगे। और बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये सब पैसा रख लिया, और इन्होंने ये नहीं बताया था कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने बोला था हम लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए सारी क्रिप्टो ऐप का नाम आया, क्योंकि ये सब क्या है, इन्होंने ले लिया पैसा, फिर क्रिप्टो में डाल दिया, क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रांसफर किया, तो किसी को पता नहीं चलेगा, बट कहीं ना कहीं लीड पकड़ी जाती है। तो ये बात सामने निकल के आ रही है कि 450 करोड़ रुपए 268 क्रिप्टो वॉलेट में पड़े हुए हैं। अब सोचो, इतने लोगों से पैसा लिया और वॉलेट में रख दिया, अब कौन ट्रेस करेगा, कौन देगा, किस कंट्री में है वो, कैसे पता चलेगा? और जो फंड का एक्सचेंज हुआ है वो दुबई और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में हुआ है। अब वहाँ पर जाकर ट्रेस करना भी मुश्किल है ना। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये तो खाली प्रमोटर थे,
अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये तो खाली प्रमोटर थे, मेन की फिगर थे फॉर्मर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेटर भूपेंद्र सिंह जाला, जो इसके मास्टरमाइंड थे। और उन्होंने गेम चेंजर करके कंपनी लॉन्च की और उसके थ्रू ये सब रैकेट चल रहा था। ये कंपनी उन्होंने 2021 में लॉन्च की और उन्होंने गुजरात में 42 सेमिनार्स किए कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, और इसमें ऐसे प्रमोटर्स को बुलाया गया, और जो पर्सन इसको प्रमोट कर रहा था जिसकी खुद की कंपनी थी वो भी किसी अच्छे ओहदे पर था। इन्होंने टारगेट किया था स्मॉल बिजनेस ओनर्स को और रिटायर्ड प्रोफेशनल्स को, और टोटल मिला के इन्होंने 1267 लोगों को टारगेट किया गया था। तो अगर आपके सामने भी ऐसा कुछ प्रॉमिस किया जा रहा है या कुछ बताया जा रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसमें ऐसा बताया जा रहा है जो 1267 लोग हैं ना, इनका एवरेज 1.5 से 2 लाख का पर पर्सन नुकसान हुआ है। अब सोच लीजिए कि किस स्केल पर ऑपरेट हो रहा था। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, इसरो अभी यूएस का सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है। एक कोलैबोरेशन हुआ था यूएस और इंडिया के बीच में, $220 मिलियन का कोलैबोरेशन, जिसमें इसरो एएसटी स्पेस मोबाइल्स ब्लू वॉकर का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये 1500 किलो का सैटेलाइट होगा जो लॉन्च किया जाएगा और अर्थ के 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमेगा और 4G और 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ये इंडिया का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो इतने बड़े पैसों पे किया गया है। चाहे लॉन्च इंडिया ने किया, बट इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड 88 कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। और ये लोग 25 एंटीना कंपनीज़ के साथ टाइप करने वाले हैं। मतलब एंटीना कंपनी को बोलेंगे कि आप हमारा इससे इंटरनेट ले सकते हैं, और वो लोग एंटीना लगाएंगे। मतलब हम लोग एंटीना खरीदेंगे और पेमेंट कैसे जाएगा, मुझे कमेंट बताइए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। फिटर जो एक फिटनेस कंपनी है, उसने इस साल 85 करोड़ का रेवेन्यू किया है। पिछले साल इनके 2.1 मिलियन यूजर्स हुआ करते थे, जो इस साल 1.8 मिलियन हो गए। इन्होंने अपना 73% लॉस रिड्यूस किया है। पिछले साल इनका लॉस 28 करोड़ था, जो अभी 18 करोड़ हो गया है। वहीं पर इनका जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल 28 करोड़ था, जो भी 18 करोड़ हो गया है। वहीं पर कस्टमर रिटेंशन रेट है वो भी बढ़ गया है, पहले 52% हुआ करता था, अभी 68% हो गया है। वहीं पर इनके पास जो सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट थे वो 650 थे, तो अभी 1000 हो गए। मतलब इन्होंने टीम भी कहीं पर बढ़ाई और कॉस्ट को भी रिड्यूस किया है। और इस साल ये बोल रहे हैं कि ये कुछ AI पावर्ड फीचर लाएंगे जिनसे इनका फर्दर लॉस रिडक्शन होगा। अब AI आएगा तो कहीं ना कहीं पर्सन तो जाएगा, तो किसी की तो जॉब जाएगी या नहीं जाएगी, इसको कोई कंफर्म तो नहीं बोला जा सकता, बट ये देखने वाली बात होगी। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.